सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं जीके के अंदर लूसेंट के अंदर जो हमारा संविधान का पोर्शन है। पिछली क्लास में हमने संविधान के कुछ एक्ट्स पिक्ट्स, इंडिया एक्ट और 1974 का एक्ट, 1933 का एक्ट, 1864 का एक्ट, ये सारे एक्ट हमने पढ़े थे। और आज की क्लास में हम इस जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसे हम रिवाइज़ करेंगे और इससे अगला चैप्टर को हम याद करने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे नहीं, हम याद करेंगे इसी ही क्लास में। तो जिस भी दोस्त को इंग्लिश या जीके या मैथ समझ में नहीं आती है तो वो कृपया करके हमारी एक बार वीडियो ज़रूर देखें, जिससे उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कल हमने पढ़ा था, ये सारी चीज़ें इंग्लिश की क्लास थी कल हमारी। हमने एक चीज़ पर ये चीज़ कंप्लीट करी, फिर ये इस चीज़ पे आ गए, फिर हमने ये पूरा रिवाइज़ करा, ये पूरा रिवाइज़ करा, यहाँ आ गए तो ये पूरा रिवाइज़ करा, यहाँ आ गए तो ये पूरा रिवाइज़ करा, यहाँ आ गए तो ये यानी कि जैसे ही हमारा कोई एक पोर्शन यानी कि एंटोसिनो हमारे कंप्लीट हुए, फिर हमने ये तीनों रिवाइज़ करे। हमारे फ्रेजल कंप्लीट हुए तो हमने फिर ये सारे रिवाइज़ करे और प्लस रिवाइज़ तो करें, पहले हम इन्हें करते हैं, इन्हें लिखते हैं, फिर लिखने के बाद इन्हें याद करते हैं पहले, फिर हम पूरा रिवाइज़ करते हैं। तो जो भी मेरे भाई दोस्त ने हमारी वीडियो देखी होगी उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। मौसम की चेंज की वजह से थोड़ा सा बुखार वगैरह सा लग रहा है। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो है आज 7th। आज तारीख हो गई है हमारी 19 फरवरी, 19 फ़ैब 2024। ठीक है जी, आइए। ओ गल सुन ले लारिया फे। हाँ जी दोस्तों, तो कल की जो क्लास थी हमारी, मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, जो कल की क्लास थी हमारी, अभी आप सभी को दिख जाएगा ये चीज़ें। तो देखिए, हमने इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने इसमें कुछ चीज़ें बनी थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था हमारा वॉरेन हेस्टिंग बना था। ठीक है दोस्तों, और हमने पढ़ा था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये सब चीज़ें हुई थी। कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और तो इसमें इम्पोर्टेंट फिर हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था हमने। ठीक है जी, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको अलग कर दिया गया था। दोस्तों, आप सभी के पास मैं मानकर चलता हूँ कि ये लूसेंट की ये वाली बुक होगी और इसके अंदर हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो पहले ही शुरुआत चल रही है इसकी, जिसका हम अब रिवीजन कर रहे हैं और इससे आगे हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो पुराना हम रिवीजन कर लेते हैं और नया हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, जिसके अंदर क्या करा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया था। फिर हमने पढ़ा था 1813 का चार्टर्ड एक्ट। देखिए, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो तो हम साथ के साथ लेकर चलते रहेंगे और जो चीज़ें अनइम्पोर्टेंट है उन्हें हम छोड़ते हुए चलते हैं। 1813 का भी ज़्यादा नहीं है, 1833 में पढ़ा था हमने। हाँ जी, 1833 वाले में हमने बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 में। और
आज की क्लास से क्या करेंगे मैं अपने बुक में साथ के साथ टिक लगाता रहूँगा क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हमने करी है। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि हमने क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैंने स्टार बना दिए थे, उसका आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरी आवाज़ आ पा रही है आपको? मैं पहले माइक चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल आ रही होगी आपको आवाज़। फिर हमने 1853 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम पढ़ा था, 1858 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम पढ़ा था। इसमें मुग़ल सम्राट पद का समाप्त कर दिया गया था। भारत का राज्य सचिव की इसमें घोषणा हुई थी। और 1858 का जो एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट है, इसमें क्या करा गया था, इसमें भारत के जो गवर्नर जनरल था इस पद को ख़त्म कर दिया गया था, वायसराय पद को स्टार्ट करा गया था। ठीक है जी, यही था हमारा कल का रिवीजन। आज हम बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए दोस्तों, पढ़ेंगे तो हम सब चीज़ें, बट कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उन पर हम टिक लगा लेंगे और कुछ चीज़ें जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है उसे हम छोड़ते हुए चलेंगे। अब हम आ गए हैं दूसरे पेज पर। देखिए 1861 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम है। इसमें क्या करा गया था, इसमें कह रहा है ये, इस अधिनियम की विशेषताएं डैश हैं। पहली है, गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा है, भावीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। विभागीय प्रणाली का क्या करा गया इसमें, विभाग प्रणाली। ठीक है, और क्या करा गया है इसमें, विभाग प्रणाली का इसमें सर्जन हुआ था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई थी। यानी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश की पावर दी गई फर्स्ट टाइम। ठीक है जी। और इसके बाद था, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। 1861 में हम दो ही चीज़ें याद कर सकते हैं, विभाग प्रणाली की स्थापना शुरुआत हुई थी इसमें, और गवर्नर जनरल का जो पद था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जो हम याद करेंगे। मेरे को हाइलाइटर लाना चाहिए था। तो हम इस वाली बात पर टिक लगा लेते हैं, कौन से, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और जो ये अध्यादेश होते थे कितने टाइम के लिए होते थे, बस 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए होते थे। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत विभाग प्रणाली की स्थापना करेगी लॉर्ड कैनिंग ने। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनका नाम, लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है जी, ये हमें याद करने में थोड़ी सी हेल्प करेगी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ठीक है, विभाग प्रणाली की 1861 में विभाग प्रणाली की स्थापना हुई थी, जिसके अंदर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और गवर्नर जनरल जो होता था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। पहली बार 6 महीने के लिए होता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम 1873 का। का अधिनियम है। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ठीक है जी। इसमें क्या कहा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की पावर दी गई, ठीक है। और 1 जैन 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई याद करने के लिए कि भाई पहले तो 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत विभाग प्रणाली की स्थापना हुई थी और गवर्नर जनरल का जो पद था वो अध्यादेश जारी कर सकता था, जो 6 महीने के लिए लागू रहता था। फिर 1873 का एक्ट आया, उस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की पावर दी गई, यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में, ब्रिटिश सरकार का रूल हो चुका था अब डायरेक्ट पूरा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की पावर ले ली गई और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले जो ब्रिटिश लोग आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे। जब वो व्यापार करने के लिए आए, हमारे पूर्वी द्वीप पर उतरे थे वो, तो वहाँ पे जैमुरीन ने उनका स्वागत करा था गोवा के तट पर। तो वहीं से ही इन्होंने मसालों का व्यापार करा, करते 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 फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऑथराइज हो गई इंडिया के अंदर कि सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ करप्शन होने लगे, कुछ लोग यहाँ से पैसा खसूटने लगे ज़्यादा ही मात्रा में, यानी कि ब्रिटिश सरकार के पास पैसा नहीं पहुँच रहा था। तो वो बताते थे हमारी कंपनी में लॉसेस चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात होने लगी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये चीज़ तय हुई कि भाई अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा, अब यहाँ पर किसका शासन चलेगा, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटेन का यहाँ पे शासन चलेगा डायरेक्ट, ब्रिटेन की महारानी का, ठीक है। फिर इस तरीके से देखो 1773 में भंग करने की पावर ली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम भंग कर दें। भंग का मतलब भारत से हम इसे भगा देंगे, भारत में इसका कोई भी काम नहीं रहेगा। अब डायरेक्ट काम कौन करेगी, सरकार काम करेगी ब्रिटेन की। तो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी भंग हो गई। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, भंग हो गई। 1 जनवरी 1884 को क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भंग हो गई। और 1873 का जो एक्ट है, 1873 के एक्ट में भंग करने की पावर ली गई। 1873 का जो एक्ट है इसमें क्या करा गया, भंग करने की पावर ली गई थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876 को। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। अच्छा जी, चलिए पढ़ लेते हैं ये भी। 1 2 3। तो क्या करा गया है इसमें,
शाही उपाधि एक्ट। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग को कार्य सौंपा गया। यानी कि भाई गवर्नर जनरल को छठा मेंबर चुना गया। कहाँ पर? लोक निर्माण नीति में। ये तो सब ढकोसलेबाजी है, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है। 28 अप्रैल को 1876 ईस्वी की एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। यानी कि इसे क्या कहा गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करा गया। देखिए इसमें जो है शाही उपाधि एक्ट 1876, शाही उपाधि एक्ट 1876। इससे पहले हमने कौन कौन से एक्ट पढ़े हैं? 1861, 1873, 1876, 1861, 1861, 1873, 1876, 1861, 61, 73, 76, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76, 61, 73, 76। 1861 में क्या करा गया था? 1861 में अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई थी। 1873 में क्या करा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की पावर दी गई थी। 1876 में क्या करा गया था कि भाई महारानी विक्टोरिया को भारत की विक्टोरिया के रूप में घोषित किया गया। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की विक्टोरिया के रूप में घोषित करा गया था। ठीक है दोस्तों, हम चीज़ों को जब तक पढ़ेंगे, आप चाहे बोर हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम चीज़ों को जब तक पढ़ेंगे जब तक हमें ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तो एक बार तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। 1861 में क्या करा गया था? भारत परिषद अधिनियम के तहत देखो विभाग प्रणाली की स्थापना करी गई थी। 1861 में विभाग प्रणाली की स्थापना करी गई थी। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। फिर सेकंड पे है 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की पावर दे दी गई। ब्रिटेन ने भंग करने की पावर ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? भंग करने की पावर ले ली। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दी गई? भंग कर दी गई। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दी गई? भंग कर दी गई। 1 जनवरी 1884 को क्या करा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। फिर शाही उपाधि एक्ट आया। शाही उपाधि एक्ट क्या कहता है कि गवर्नर जनरल को छठा मेंबर बनाया गया लोक परिषद में। गवर्नर जनरल को छठा मेंबर बनाया गया लोक परिषद में। फिर बात है 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की विक्टोरिया के रूप में घोषित करा गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की विक्टोरिया के रूप में घोषित करा गया। अब नेक्स्ट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा
कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अच्छे जी, चलिए ये थोड़ा सा ठीक है। भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या करा गया? अप्रत्यक्ष क्या करे गए? चुनाव कराने की व्यवस्था की गई। और राजस्व एवं बजट पर बहस, राजस्व व्यय बजट पर बहस होनी स्टार्ट हो गई। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब से स्टार्ट हुई? 1892 में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब से? अप्रत्यक्ष मतलब हम डायरेक्ट नहीं चुनेंगे अपने नेता को, यानी कि जो आज के टाइम हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, इस तरीके का थोड़ा सा रोल था यहाँ पर। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई 1892 का। 1892 का जो एक्ट है, इसमें क्या करा गया है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 का जो एक्ट है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली स्टार्ट हुई। 1892 का जो एक्ट है, इसमें क्या करा गया? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना हुई। 1892 का जो एक्ट है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना हुई। और 1892 का जो एक्ट है, इसमें राजस्व व्यय बजट पर, इन पर क्या हुई? बहस होनी स्टार्ट हो गई। 1892 का जो एक्ट है, इसमें क्या करा गया? राजस्व व्यय बहस बजट, इन सब पर बहस करनी स्टार्ट हो गई। पहली बात करते हैं हम 1861 में। 1861 में जो सबसे पहली बात है, 1861 में भारत परिषद अधिनियम की स्थापना होती है। इसके तहत विभाग प्रणाली की स्थापना करते हैं, लॉर्ड कैनिंग करते हैं इसकी स्थापना। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर मिलती है 6 महीने के लिए। फिर है सेकंड पे 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की पावर ले लेती है ब्रिटिश सरकार। फिर 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है। दूसरी बात पे आते हैं हम, शाही उपाधि एक्ट आता है। इस एक्ट में कुछ नहीं है, इस एक्ट में बस 1 जनवरी 1884 को महारानी विक्टोरिया को भारत के विक्टोरिया के रूप में जाना जाता है। चौथी बात करते हैं हम 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना होती है और राजस्व और मतलब बजट पर बहस करने की बात कर सकते हैं। आप एक शब्द में जानो तो बजट पर बहस हो सकती है यहाँ पे। बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई कि आप बजट पर कोई भी बात पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हम यहीं लिख लेते हैं। मैं फ्रेम में देख लेता हूँ, क्या फ्रेम में ये चीज़ आ पा रही है? आ तो रही है। अगली बार यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। तो इस चीज़ को ना मैं यहाँ ना लिखकर ऊपर लिख लेता हूँ। 5 1909 का भारत परिषद अधिनियम या पार्लियामेंटो
सुधार। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करा गया, पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। भाई जो मुस्लिम थे अलग चुनाव, यानी कि मुस्लिमों के लिए कहा गया कि आप अपना अलग चुनाव, आप अपना कोई प्रतिनिधित्व, मुसलमानों से कहा गया आप अपना, आपने ही धर्म का कोई एक आदमी चुन लीजिए, आप उसी से को वोट दीजिए। ये चीज़ें अंग्रेज़ों ने हमसे दरार डालने के लिए करा गया था। ठीक है जी। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग को सांप्रदायिक इसे करते हैं। हाँ जी, तो ये जो था 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार, आपको थोड़ी सी लाइट कम लग रही होगी। नाउ इट इज़ बेटर या मच बेटर। मैं देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। हाँ जी, तो 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, इसमें मुस्लिमों को अलग निर्वाचन पद्धति के द्वारा अलग मत देने की, सॉरी, हाँ जी, तो देखिए पढ़ लेते हैं हम। पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। इसमें क्या कहा है, मुस्लिम को बस मुस्लिम ही वो कर सकता है, वोट दे सकता है। और इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान, यानी कि सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के बीच में जो भेदभाव है, इसमें क्या कर दी गई, वैधानिक यानी कि कानूनी रूप से मान लिया कि हाँ भाई हम भेदभाव करेंगे। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है जी। इसके अंदर एक बात, दूसरी बात क्या करी गई है, इसमें कहा गया है भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली परिषदों की नियुक्ति की गई। यानी कि भारत में क्या करा गया, भारतीयों को
प्रणाली में चुना गया। भारतीयों को क्या करा गया, कार्य प्रणाली में चुना गया कि भाई जिससे क्या करा गया, इन्होंने एक जो प्रेशर वॉल है ना उसको खोला, यानी कि भाई कुछ कुछ इंडियंस को हम अपने साथ रखेंगे, जिससे इंडियंस को ये लगेगा कि भाई ये हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। तभी तो जो लास्ट में ये कर गए ना हमारे साथ, यानी कि हमारे बीच के लोगों को चुन लिया, तो इसलिए कड़वाहट कम है अंग्रेज़ों के प्रति, नहीं तो आज को कड़वाहट बहुत अधिक होती जिस तरीके से इन्होंने हमारे पूर्वजों को ट्रीट करा था। नेक्स्ट बात है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करके पूरक प्रश्न, देखो क्या करा गया है इसमें। एक तो बजट पर क्वेश्चन कर सकते थे हम, ठीक है, और देखो सेंट्रल और जो हमारी प्रांतीय जगह थी, इनमें बजट होते थे, इनके बजट पर हम क्वेश्चन उठा सकते थे। और क्या करा गया है इसमें, और कह रहा है सार्वजनिक हित के विषयों पर पेश करके पूरक प्रश्न, यानी कि पूरक प्रश्न पूछ सकते थे हम, और सार्वजनिक हित की बात कर सकते थे हम, ठीक है, ये चीज़ थी। और इसमें कह रहा है प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि करी गई, और सत्य प्रसाद सिन्हा क्या बने हमारे, सत्य प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका में परिषद के प्रथम सदस्य बने। ये फर्स्ट सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में। ठीक है जी, सत्य प्रसाद सिन्हा फर्स्ट सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में, यानी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका होती थी ना उसमें क्या बने, फर्स्ट सदस्य बने। अभी तो बस हम इन चीज़ों को उतार रहे हैं, फिर अब हम इन चीज़ों को याद भी करेंगे। नेक्स्ट बात है, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान करा गया। इसमें क्या करा गया, जैसे कि कॉरपोरेशन यानी कि व्यापार से संबंधित, कॉलेज और जमींदारी, इन सब के लिए क्या करा गया, अलग प्रतिनिधित्व, यानी कि अलग चुनाव। ये अपना चाहे तो अलग चुनाव कर सकते हैं, यानी कि सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, अलग अलग रूपों में बांट दिया गया। आइए पढ़ लेते हैं। 1919 का जो पार्लियामेंट सुधार है, इसमें क्या करा गया था, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन की पत्ती दी गई थी, भारतीयों को कार्य प्रणाली में चुना गया था, और केंद्रीय और प्रांतीय जो जगह थी, यहाँ पे बजट पर हम क्वेश्चन उठा सकते थे, पूरक क्वेश्चन उठा सकते थे, सार्वजनिक हित की बात पर हम क्वेश्चन रेज कर सकते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, सत्य प्रसाद सिन्हा फर्स्ट सदस्य बने गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन और कॉलेज, जमींदार, इन सबको क्या कहा गया है, आप अलग अलग अपना मतदान चुन सकते हैं। तो चार देखो, 1 2 3 4 5 चीज़ें कही गई। तो 1900
1909 का पार्लियामेंटो सुधार में पहली चीज़ तो मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व करने की पावर दी गई। दूसरी चीज़ है, जो चीज़ भी याद आती रहे उन्हें आप बोलते रहें अपने मन के अंदर। दूसरी चीज़, जमींदारों, कॉलेजों और इन सबको अलग प्रतिनिधित्व, सत्य प्रसाद सिन्हा को फर्स्ट मतलब गवर्नर जनरल के रूप कार्यपालिका में इन्हें शामिल करा गया। तीसरी चीज़ क्या करी गई थी गवर्नर जनरल इससे पहले, और हाँ, बजट मतलब हमें कहीं कहीं पर बजट में और पूरा क्वेश्चन कार्यपालिका में क्वेश्चन इरेज करने की बात करी गई थी, और भारतीयों को कार्यप्रणालिका में चुना गया था। ये तो चीज़ चलो लिख सकते हैं हम, बट ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हो गया याद, एक बार और पढ़ लेते हैं हम। देखिए जी, 1861 में क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम आया। इसके द्वारा क्या करा गया, विभाग प्रणाली को अलग करा गया, यानी कि सारे विभाग अलग अलग रूपों में बांट दिए गए, और ये लॉर्ड कैनिंग ने करा था। और गवर्नर जनरल को जो फर्स्ट टाइम करा गया था, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो 6 महीने तक थी। और 1873 में क्या करा गया था, 1861, 73 और 76, 61, 73 और 76, फिर 92, 61, 73, 76, 92, 61, 73, 76, 92, 61, 73, 76, 92, 61, 73, 76, 92, 61, 73, 76, 92। ठीक है दोस्तों, तो 61 में तो विभाग प्रणाली गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया पूरी तरीके से। और शाही उपाधि के रूप में 28 अप्रैल 1873 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में कहा गया। 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव और यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव करने की बात करी गई कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को चुनेंगे, और राजस्व व्यय बजट पर क्या कर सकते थे, हम बहस कर सकते थे। राजस्व व्यय और बजट पर क्या कर सकते थे, हम बहस कर सकते थे 1892 वाले में। फिर 1909 में आता है पार्लियामेंटो सुधार। इसमें क्या करते हैं, मुस्लिम अलग चुनाव प्रणाली करते हैं, यानी कि मुस्लिम अपना अलग प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। भारतीयों को कार्य प्रणाली में चुना जाने लगा, यानी कि भारतीयों को भी शामिल करा जाने लगा। और केंद्रीय और प्रांतीय बजट पर हम क्वेश्चन उठा सकते थे, सार्वजनिक हित पर बात कर सकते थे। और सत्य प्रसाद सिन्हा फर्स्ट सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में। कॉरपोरेशन, कॉलेज और जमींदारी, इन सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व चुनने की इजाज़त दी गई थी। तो यही था हमारा 5। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राजस्व सचिव थे, और मार्ले मिंटो भारत के वायसराय। लॉर्ड मार्ले, देखो मार्ले और मिंटो ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। जो मार्ले हैं यानी कि मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो है, इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का भी जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक यानी कि दोनों को अलग अलग रूपों में बांट देना। मेरे दिमाग में मैंने अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड पे नहीं डाल रखा, डाल सकता हूँ कि देखता हूँ मैं।
डाल तो सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आइए, जो 1909 ईस्वी में लॉर्ड माले इंग्लैंड के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो 1919 में लॉर्ड माले थे वो इंग्लैंड के राज्य सचिव थे, और 1919 में जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। 1909 में लॉर्ड मिंटो को क्या थे, भारत के वायसराय थे। 1909 में लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। 1909 में लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। में लॉर्ड माले इंग्लैंड के क्या थे, राज्य सचिव थे, और 1909 में ही लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे, वायसराय थे। अब बात करते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे माउंट चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। ये तो बहुत बड़ा है, 6 चीजें, 6 पॉइंट है हमारा। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे माउंट चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें पहली बात है, केंद्र में द्वैस्नात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचन होते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचन तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था, एक बजट की स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार निचले सदन को था। यानी कि नेक्स्ट, केंद्र में द्वैस्नात्मक, यानी कि ये वर्ड बढ़िया है, द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या थी, प्रथम और दूसरी। पहली क्या थी, पहली वाली राज्य परिषद, ठीक है, और दूसरी थी हमारी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से थी। इसमें क्या करा गया था, इसमें जो राज्य परिषद के सदस्य थे, ये कितने थे, ये 60 थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे।
इलेक्ट होते थे 34 इलेक्ट होते थे, ठीक है। और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। इनका कार्यकाल टाइम पीरियड कितना था, इनका टाइम 5 ईयर। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य कितने थे, केंद्रीय विधानसभा के मेंबर थे 144 थे, जिसमें से इलेक्ट होते थे कितने, 104, 40 मनोनीत होते थे। मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। इसका टाइम पीरियड कितना था, 3 ईयर। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। निचला सदन यानी कि केंद्रीय विधानसभा को था बजट में। ठीक है दोस्तों, 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड, माउंटेग्यू लिख लेता हूँ। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया। इसमें क्या करा गया था, इसमें द्विसदनात्मक विधायिका थी। इसमें द्विसदनात्मक विधायिका थी, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इसमें मेंबर 60 थे। राज्य परिषद में क्या थे, मेंबर कम है। और केंद्रीय विधानसभा में कितने मेंबर, केंद्र यानी कि सेंटर में ज़्यादा बंदे हैं, और जो राज्य में कम बंदे हैं। राज्य में 60 थे, 34 मनोनीत थे, टाइम पीरियड 5 साल था। और जो यहाँ केंद्रीय विधानसभा में थे बंदे 144 थे, और 104 बंदे कैसे थे, जो इलेक्ट होके आते थे, 40 मनोनीत होते थे। इनका टाइम पीरियड 3 वर्ष का था। यहाँ पे बजट भी पेश हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टिस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित या आंतरिक। आइए दोस्तों, ये आपको अभी दिखेगा नहीं, जब मैं लिख दूंगा ना तब उसके बाद दिखेगा आपको। मैं चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ को ना मिटाऊँ, क्योंकि रिवीजन करने में आसान रहेगा हमारे, बट कोई नहीं। चलिए, सेकंड बात है द्वैध शासन। सेकंड क्या बात है इसमें हमने द्वैध शासन की पद्धति इसमें अपनाई थी, और लियोनस कार्टिस इसके जनक थे। लियोनस कार्टिस इसके जनक थे। इसमें 2 तरीके के 2 वर्ग थे, आरक्षित और हस्तांतरित।
देखिए, द्वैध शासन 1919 में माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, जिसमें क्या था, दो तरीके के इसमें रूल थे, एक तो आरक्षित, एक हस्तांतरित या आंतरिक। अब आरक्षित में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए, आरक्षित में वित्त, भूमि कर, अकाल, न्याय, पुलिस, आधिकारिक, क्रिमिनल और छापा खाने, समाचार। देखिए, आरक्षित में क्या क्या काम आते हैं, भूमि, ठीक है, न्याय, पुलिस, छापे खाने, सिंचाई, बिजली, गैस, बंदरगाह और सार्वजनिक सेवा, यानी कि सार्वजनिक सेवाएं। यानी कि सार्वजनिक काम आते थे इसमें सारे, ठीक है। और इसमें क्या आता था, तथा आग्रह दान। इसमें आती थी शिक्षा, पुस्तकालय। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ आती थी, इसमें आती थी एडुकेशन, शिक्षा, लाइब्रेरी यानी कि म्यूज़ियम, स्थानीय स्वशासन, और क्या आती थी इसमें, चिकित्सा यानी कि डॉक्टर, और सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज, नापने कोई भी चीज को, एंटरटेनमेंट, और धार्मिक और आग्रहदान यानी कि धार्मिक प्लस दान, ठीक है जी। द्वैध शासन इस तरीके से था हमारा। तो 1919 की मैं बात करते हैं, माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया 1919 में। माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया जिसमें द्वैध शासनात्मक प्रणाली थी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इसमें जो मेंबर 60 हुआ करते थे और 34 इलेक्ट हुआ करते थे, और टाइम 5 साल था। और केंद्रीय विधानसभा में क्या थे, 144 मेंबर थे, इलेक्ट 104 होते थे, 40 मनोनीत होते थे, 3 साल का टाइम पीरियड था। इसमें बजट भी पेश हुआ करता था। दूसरी बात इसमें क्या करी गई थी, इसमें करी गया था द्वैध शासन प्रणाली, जिसके जनक कौन थे, लियोनस कार्टेस। द्वैध शासन के कौन जनक थे, लियोनस कार्टेस। द्वैध शासन के जनक कौन थे, लियोनस कार्टस। इसमें पहला वर्ग था आरक्षित, दूसरा था आंतरिक या हस्तांतरिक। आरक्षित में क्या थे, आरक्षित में एक वर्ड जो पावर वाले काम थे, सरकारी यानी कि पुलिस, न्याय, भूमि, छापे खाने, बिजली, बंदरगाह, जो भी काम सार्वजनिक होता था। और हस्तांतरित में क्या थे, हस्तांतरित में एजुकेशन, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, और आपका म्यूज़ियम हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, और डॉक्टर हो गए, और आपके क्या थे, सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्थानीय स्वशासन। देखिए, इसका मतलब है स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्वशासन, इंडस्ट्री, माप, और एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, और
और धार्मिक जो दान आता था वो सब चीज़ें इसी के अंदर थी। ठीक है दोस्तों, द्विसदनात्मक हो गया और द्विसदनात्मक। देखो, द्वैध शासन और द्विसदनात्मक, इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिटी के जो बीए के स्टूडेंट हैं कि भाई द्विसदनात्मक और द्वैध शासन में अंतर बताइए। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आइए एक और हम इन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसके अंदर क्या थे, विभाग प्रणाली थी और लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू करा था। और 18 आंखें बंद करके इन चीज़ों को याद करिए। 1861 में क्या था, द्विसदनात्मक, इसमें क्या था, विभाग प्रणाली थी और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। 1873 में क्या था, 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की ताकत दी गई थी। 1873 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की ताकत दी गई थी और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। फिर आप बात करते हैं शाही उपाधि एक्ट, जो कब आया था, 1876 में आया था। 1876 में आया था, जिसमें क्या करा गया था, गवर्नर जनरल जो इंग्लैंड की महारानी थी, विक्टोरिया थी, उसे भारत की विक्टोरिया के रूप में कहा गया 28 अप्रैल 1876 को। फिर 1892 में क्या हुआ था, 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव और राजस्व व्यय परिषद को, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इन सब चीज़ों को ना पहले लिख दिया करेंगे और फिर इससे क्या होगा, इससे हम चीज़ों को जल्दी याद कर लिया करेंगे, क्योंकि हमें रफ्तार बढ़ानी है ना, तो धीरे धीरे करके रफ्तार बढ़ेगी। लिखने का टाइम क्या है, चल जाएगा हमारा। ऐसा करे करूँगा ना, मैं ये सब चीज़ें लिख लिया करूँगा, वीडियो पॉज कर दिया करूँगा, फिर वीडियो स्टार्ट कर दिया करूँगा, दूसरी चीज़ आ जाया करेगी, ये चीज़ सही रहेगी। नेक्स्ट क्लास से मैं यही चीज़ करूँगा, तो इस चीज़ को ना मैं लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और लगा रखा है, जिसमें लिख रखा है मैंने, लाइक सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। हाँ जी, तो पढ़ लेते हैं हम पहले द्विसदनात्मक। हम शायद इस पे थे। 1884 का भारत परिषद अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव और राजस्व व्यय पर हमने बात करी गई थी। 5वां है हमारा 1909 में जो मार्लियामेंटो सुधार आए थे। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आए थे। मार्लियामेंटो सुधार कब आए थे? 1909 में। 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 तो मुस्लिम, इसमें मार्लियामेंटो सुधार में क्या करा गया था, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन की इसमें आज़ादी दी गई थी और भारतीय को कार्य प्रणाली में चुना गया था। और सेंटर और प्रांतीय बजट में जो थे, बजट हुआ करते थे यहाँ पर, इनमें क्वेश्चन इरेज करने की पावर दी गई थी। और
पूरक और सार्वजनिक हित पर हम क्वेश्चन उठा सकते थे। सत्य प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे सदस्य बने थे जो कार्यपालिका में गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में शामिल हुए थे। सत्य प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे सदस्य बने थे जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में चुने गए थे। कॉरपोरेशन, कॉलेज, जिम्मेदारी, इन सब में अलग प्रतिनिधित्व चुनने की मांग दे दी गई थी। 1909 में मार्ले मिंटो जो लॉर्ड माले थे वो इंग्लैंड के राज्य सचिव थे। 1909 में लॉर्ड माले इंग्लैंड के राज्य सचिव थे। 1909 में लॉर्ड माले इंग्लैंड के राज्य सचिव थे। 1909 में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। 1909 में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। छठी बात करते हैं 1919 में भारत शासन अधिनियम, जिसे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या करा गया था? इसमें द्विसदनात्मक विधायिका पेश करी गई थी, जिसमें पहले में क्या था, राज्य परिषद थे और दो तरीके से बांट रखा था ऐसे, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इसमें जो मेंबर थे 60, राज्य परिषद में 60 मेंबर थे, 34 इलेक्ट होते थे और टाइम पीरियड 5 वर्ष का था। और इस वाले में क्या था, इस वाले में मेंबर जो थे 144 थे, इलेक्ट 104 होते थे, 40 मनोनीत होते थे और 3 साल का इसमें टाइम पीरियड होता था। द्वैध शासन में क्या होता था? द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टिस। द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टिस। द्वैध शासन के कौन जनक थे? लियोनस कार्टिस। द्वैध शासन के कौन जनक थे? लियोनस कार्टिस। द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टिस। और आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में था। द्वैध मतलब 2 भागों में द्वैध शासन, यानी कि 2 तरीके से शासन हुआ करता था। जो आरक्षित क्षेत्र था इसमें भूमि न्याय, पुलिस, छापे खाने, सिंचाई, बिजली, बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं ये सारी आती थी। और हस्तांतरित में एजुकेशन, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्थानीय स्वशासन और डॉक्टर और स्थानीय निर्माण विभाग, इंडस्ट्री, माप मेजरमेंट और एंटरटेनमेंट और धार्मिक दान, ये सब चीज़ें आती थी इसके अंदर। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अंततः 1926 में ली आयोग 1923-1924 की सिफारिश पर सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। हाँ जी, यूपीएससी का गठन दिखा रखा है अब यहाँ पे। यूपीएससी का गठन होता है हमारा 1900 देखिए 1923 और 24 की सिफारिश पर 1926 में होता है गठन यूपीएससी का। ठीक है दोस्तों, तो जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, इसके द्वारा किसका गठन होता है? यूपीएससी का गठन होता है। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत ही 1923 और 24 में सिफारिश हुई थी और 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ था। 1926 में क्या हुआ था? यूपीएससी का गठन हुआ था। और हम इसमें बात करें, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे। कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आ गया भाई, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और इसमें इसके कार्यकाल, इसके 4 ऑप्शन में इसका टाइम दे दिया और 1 ऑप्शन गलत दे दिया। तो हम इस तरीके से हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे।
इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्य परिषद में, इस अधिनियम के द्वारा जो हमारा वायसराय की कार्य परिषद है, छः सदस्य में से 6 सदस्य होंगे, 6 मेंबर होंगे, ठीक है जी। 6 मेंबर में से ये कह रहे हैं कमांडर इन चीफ को 3 सदस्य भारतीय होना, यानी कि 3 जो हैं इंडियन होने ज़रूरी हैं, ठीक है। 6 इंडियन होने ज़रूरी हैं। इस माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत वायसराय का जो कार्यपालिका है, कार्य परिषद है, इसमें 6 मेंबर होंगे जिसमें से 3 इंडियन होने ज़रूरी है। वायसराय की जो कार्यपालिका है इसमें 6 मेंबर होंगे जिसमें से 3 इंडियन होने ज़रूरी है। वायसराय की कार्यपालिका में 6 मेंबर होने ज़रूरी है जिसमें से 3 इंडियन होने ज़रूरी हैं। वायसराय की कार्यपालिका में 6 मेंबर होने ज़रूरी है जिसमें से 3 इंडियन होने ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें थी। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं हम। 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये भारत शासन अधिनियम द्विसदनात्मक विधायिका में था, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा थी। राज्य परिषद में 60 मेंबर होते थे, 34 इलेक्ट होते थे, 5 साल के लिए होते थे। और केंद्रीय यानी कि केंद्र में जो काम करते थे, केंद्र में ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो केंद्र में 144 मेंबर हुआ करते थे, 104 इलेक्ट होते थे, 40 मनोनीत होते थे, और टाइम पीरियड 3 वर्ष का था, बजट था। और दूसरी बात इसमें करी गई थी कि द्वैत शासन होएगा, जिसमें द्वैत शासन के जनक थे लियोनस कार्टेस, और इसमें आरक्षित और हस्तांतरित काम हुआ करता था। भूमि, न्याय, पुलिस, छापे खाने, सिंचाई, बिजली, बंदरगाह, सार्वजनिक हित, ये सब चीज़ें आरक्षित में आते थे, हस्तांतरित में आते थे, यानी कि एजुकेशन, लाइब्रेरी, म्यूजिशियन, स्थानीय स्वशासन, डॉक्टर, स्थानीय निर्माण विभाग, इंडस्ट्री, माप, एंटरटेनमेंट, धर्म से जो धन मिलेगा, ये सब चीज़ें। फिर यूपीएससी का गठन होता है 1923-1924 की सिफारिश पर, 1926 में इसका गठन होता है। और वायसराय की कार्यपालिका में 6 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से 3 मेंबर इंडियन करने जरूरी कर दिए। और नेक्स्ट है हमारा, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विकसित करा। वाह, इसने क्या करा? सिख, इंडियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए, यूरोप के लिए अलग इलेक्शन। वाह जी वाह, कितनी बढ़िया बात करी गई इसने क्या करा? सिख, इंडियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय के लिए अलग इलेक्शन की बात करी गई। वाह जी वाह। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में क्या करा गया? सिख, इंडियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए क्या करा गया? अलग, तुम बड़ी अलग अपना वो चुन सकते हो, तुम अपने लिए अलग नेता चुन सकते हो कोई भी। वाह जी वाह। तो नई चीज़ें पढ़ी, पुराने रिवाइज कर लेते हैं। 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्विसदनात्मक विधायिका में था। पहले में राज्य परिषद, दूसरे में केंद्रीय विधानसभा। 60 मेंबर थे, 34 सेलेक्ट थे, 5 साल का टाइम था। केंद्र वाले में 144 थे, इनकी केंद्र यानी कि बड़ा है, केंद्र यानी कि मेल 144 थे। इलेक्शन 104 के साथ होता था, 40 मनोनीत होते थे, 3 साल का टाइम पीरियड था, बजट था। द्विशासन था, द्विशासन में आरक्षित और आंतरिक थे, हस्तांतरित। तो द्विसदनात्मक में भूमि, न्याय, पुलिस, छापेखाने, सिंचाई, बिजली, बंदरगाह, सार्वजनिक सेवा, ये सब चीज़ें आरक्षित में आती थी। और हस्तांतरित में आते थे एजुकेशन, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्थानीय स्वशासन, डॉक्टर, स्थानीय निर्माण विभाग, इंडस्ट्री, माप,
एंटरटेनमेंट और धर्म से जो धन आता था, ये सब चीज़ें। और यूपीएससी का गठन होता है 1923-24 की सिफारिश पर, 1926 में इसका गठन होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वायसराय की कार्यपालिका में 6 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से 3 इंडियन होना जरूरी कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सिख, इंडियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन को अलग इलेक्शन की इन्होंने मांग पेश करी थी। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप जब तक इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। ये वीडियो ज़्यादा देर की नहीं हुआ करेगी अब से ये वीडियो थोड़े से कम टाइम की होगी, बट याद ज़रूर होगा। इस चीज़ की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ, याद ज़रूर होगा, याद ज़रूर होगा, याद ज़रूर होगा, याद ज़रूर होगा, याद ज़रूर होगा आपको। इसमें और कह रहा है, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधायिका को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वोट करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति भी विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात लिखती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या कहें हम 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा वुमेन्स को वोट का अधिकार दिया गया। और इस टाइम पर इंग्लैंड के पीएम थे लॉर्ड ये लॉर्ड वो एसी वाले लॉर्ड तो नहीं है हाँ जी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। और इंग्लैंड के पीएम थे उस समय लॉर्ड जॉर्ज। इंग्लैंड के पीएम कौन थे उस समय? लॉर्ड जॉर्ज। इंग्लैंड के पीएम कौन थे उस समय? लॉर्ड जॉर्ज। तो दोस्तों एक बार हम सारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो देखिए, 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें विभाग प्रणाली थी। विभाग प्रणाली यानी कि कार्यों को विभागों के रूप में बांट दिया था हमने। विभाग प्रणाली थी, जिस लॉर्ड कैनिंग इसके अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, इससे पावर दी गई थी। दूसरा काम था 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी भंग करने की पावर ले ली गई और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। शाही उपाधि एक्ट 1876 के तहत गवर्नर जनरल को 6 मेंबर दिए गए लोकसभा में, मतलब लोक परिषद में। और 28 अप्रैल 1876 को जो महारानी थी विक्टोरिया, वो भारत की महारानी घोषित हुई थी। और 1892 में भारत परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव करने की आज़ादी दी गई और राजस्व व्यय बजट पर बहस करने की हमें छूट दी गई। 1909 में भारत परिषद अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार आया, जिसके मिंटो जो थे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मिंटो को माना जाता है। और 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आए थे, इसी में मुस्लिम अलग चुनाव कर सकते थे। भारतीयों को कार्यप्रणाली चुनने का, यानी कि भारतीय जो थे इन्हें कार्यप्रणाली में चुना जाने लगा। और जो केंद्रीय और प्रांतीय जगह थी, इसमें बजट पर हम क्वेश्चन उठा सकते थे, पूरक क्वेश्चन उठा सकते थे, सार्वजनिक हित पर बात कर सकते थे। सत्य प्रसाद सिन्हा
फर्स्ट सदस्य बने गवर्नर जनरल की कार्यपालिका के अंदर। कॉरपोरेशन, कॉलेज और जमींदारी ये लोग अपना अलग अलग प्रतिनिधित्व चुन सकते थे। 1909 का मार्ले 1919 में जो लॉर्ड मार्ले थे ये इंग्लैंड के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। अब बात करते हैं छठे में। 1919 में भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका पारित की गई, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका को लागू करा गया। और राज्य परिषद में 60 मेंबर हुआ करते थे, 34 इलेक्ट हुआ करते थे, 5 साल का टाइम पीरियड था। और केंद्रीय विधानसभा में मेंबर जो थे 144 थे और 104 इलेक्ट हुआ करते थे, 40 मनोनीत हुआ करते थे, 3 वर्ष का टाइम पीरियड था। और इसमें दूसरी बात करी गई थी द्वैध शासन की स्थापना करी गई थी, द्वैध शासन की, जिसके जो जनक थे वो लियोनस कार्टिस थे। इसमें पहला पॉइंट था आरक्षित और दूसरा पक्ष था आंतरिक या हस्तांतरिक। पहले में भूमि, न्याय, पुलिस, छापेखाने, सिंचाई, बिजली, बंदरगाह, सार्वजनिक हित, इन सब चीज़ों पर बात करी जाती थी। और हस्तांतरित पे एजुकेशन, लाइब्रेरी, म्यूजिक, स्थानीय स्वशासन, डॉक्यूमेंट, स्थानीय निर्माण विभाग, इंडस्ट्री, माप, एंटरटेनमेंट और धार्मिक धन। फिर इसमें यूपीएससी की स्थापना होती है 1923 से 1924 की सिफारिश पर। 1926 में यूपीएससी का गठन हो जाता है। वायसराय का कार्यकाल, वायसराय की जो कार्य परिषद थी इसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें से 3 इंडियंस को जोड़ा गया। और सिख, इंडियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन को अलग इलेक्शन की मांग, पावर दे दी गई है, आप अपना अलग इलेक्शन कर सकते हैं। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय लॉर्ड जॉर्ज। तो 1919 में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1919 में वुमेन्स को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों यही थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।